अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, नेट मीटरिंग सार्फिन के हवाले से जो नेपरा का फ़ैसला सामने आया है उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और जो इवन हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी कुछ सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर जो तकारीर के हवाले से या जो सेंसरशिप के हवाले से एक मामला है वो भी अपोजिशन के बाद अब हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये मामला उठाया जा रहा है कि जो ऐवान में तकारीर हैं उनको सेंसर किया जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो अहम डेवलपमेंट है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल तकरीबन कई माह से कहें या कई हफ्तों से अगर हम कहें तो वो एक ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि खान साहब की सेहत के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और आज अदालत के हुक्म पर जो उनके वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली। उन्होंने मुलाकात भी की और उन्होंने बाहर आकर बताया भी है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो ठीक है, उनकी मुलाकात भी आज हो गई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी है उनके NFC समेत 18वीं तरमीम समेत जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। फिर PTI ही की हम बात करेंगे कि PTI के अंदर जो 8 फरवरी के कॉल के हवाले से बात की जा रही थी उसको नाकाम करार दिया जा रहा है जो उनके सियासी मुखालफीन हैं। और ग्रुप बंदी के हवाले से फिर जुनैद अकबर साहब का एक बयान भी सामने आया। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के अंदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, ये तो अहम डेवलपमेंट सामने आ चुकी है कि सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेटजी के हवाले से बात हो रही है हम उस पर बात करेंगे कि 8 फरवरी की कॉल के हवाले से तो कहा जा रहा है कि वो कॉल मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। आप उस नाकामी का जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखें आपने सवाल में ही जवाब डालने की कोशिश की है आपने कहा कि नाकामी है तो मैं कैसा समझता हूँ। पहले उसको करेक्ट कर दूं कि नाकामी आपका व्यू है, लेकिन असल में कोयटा काफ़ी वहाँ भरपूर तरीके से सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ। इस्लामाबाद में कामयाब हुआ, कुछ एरियाज़ में नहीं हुआ, ये भी दुरुस्त आपकी बात है। तो देखना ये है कि किस एंगल से आप किस नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है। हुकूमत तो कहती है 0 है, मैं कहता हूँ 90% है, 80% है सक्सेस। लेकिन रियलिटी आपने जज करनी है, आप मीडिया है, आपको पता होगा ज़्यादा। आपने तो एक्चुअली एक इम्पार्शियल व्यू देना है। मेरा तो बायस व्यू है एक तरफ का, तो आपको पता है। लेकिन अब अगर आप उसको कहें कि इतना कामयाब क्यों नहीं हुआ जितना कामयाब होना चाहिए था, तो फिर मैं उसका जवाब दे देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि हाँ, उसकी वजह ये थी, हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन को हमें बेहतर करना है, स्ट्रेटजीज़ को बेहतर करना है, जो कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं कई बार उनको ख़त्म करना है, और नेक्स्ट टाइम बेहतर तरीके से उससे भी बेहतर करना है। तो ये एक वजह है। दूसरी वजह ये है इसकी, अगर आप कहें कि इतना कामयाब क्यों नहीं हुआ, पंजाब का आपको इशू पता है। पंजाब में जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इतनी बर्बरियत और इतनी तशद्दुद होता है, और पूरी स्टेट मशीनरी उसको नाकाम बनाने में कोशिश करना शुरू कर देती है। तो इसलिए भी उसकी पंजाब में आपको वो रिजल्ट शायद ना नजर आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अली ज़फ़र साहब, एक तो पार्टी के अंदर बाज़ रहनुमाओं के हवाले से ये भी बात की जाती है ना कि वो कंप्रोमाइज़्ड हैं। तो आप समझते हैं कि कुछ लोग खुद को बचाने की वजह से वो साइड पर हैं, वो सामने इसलिए नहीं आ रही कि उनके खिलाफ मुकदमात शुरू होंगे, वो समझते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमात शुरू होंगे, तो आप समझते हैं कि वो खुद को बचाने के लिए साइड पर हैं? कि देखिए, हो सकता है ये भी एक बड़ा एक प्रेशर होता है कि आपने अगर आपको कंफ्यूजन हो कि आपका पार्टी का स्टैंड क्या है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में नहीं ले पाते, अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते, अपना बयान नहीं कर सकते। उनको डर लगता है या ख़दशा है कि अगर मैंने ये बात की तो हो सकता है मेरे ऊपर पार्टी में डिसिप्लिनरी एक्शन हो या कोई सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में ज़रूर होती होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप पार्टी के साथ सिंसियर हैं, खान साहब के साथ सिंसियर हैं, और आपका बिल्कुल जो दिमाग कहता है आपको उसके मुताबिक बयान भी करना चाहिए, फ़ैसला भी करना चाहिए। हाँ, लड़ने की ज़रूरत नहीं किसी से, आपने अपना मौक़िफ़ बयान करना है, और एक पार्टी में रह के भी आप मुख्तलिफ राय रख सकते हैं और उसका इजहार भी कर सकते हैं।
پارٹی، یہ خان صاحب نے مجھے خود بتایا ہے کہ پارٹی جو ہے یہ کوئی ایک ملٹری فورس نہیں ہوتی، ایک ریجیمنٹ نہیں ہوتی کہ اوپر سے کمانڈ آیا تو آپ نے نیچے تک وہی کرنا ہے. پارٹی میں لوگ والنٹری طریقے سے آتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، وہ ایک آئیڈیلزم پہ آتے ہیں، ایک نظریے کے تحت آتے ہیں. تو ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنا اپنا بیان کریں، اور کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اگر ایک شخص کوئی چیز رکھتا ہے. مثلا میرا ٹیررزم کے بارے میں، دہشت گردی کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، میرا ایک ویو ہو سکتا ہے، آپ کا دوسرا ویو ہو سکتا ہے، تیسرے شخص کا تیسری رائے ہو سکتی ہے. یہی حسن ہے جن کا. لیکن علی ظفر صاحب، آپ دونوں جو ایوان ہیں پارلیمنٹ کے، ان کا تو حصہ ہیں، لیکن کمیٹیوں سے آپ نے استعفے دیے ہوئے ہیں. حکومت آپ کو پیشکش بھی کر رہی ہے کہ آپ کمیٹیوں میں واپس آئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واپس جانا چاہیے، یا یہ جو فیصلہ کہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا جائے یا چھوڑی جائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو کوئی فورم بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اور کمیٹیز ایک ایسا فورم ہے جو کہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو سینٹ ہے یا نیشنل اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلی ہے، وہ ایک ڈبیٹنگ کلب رہ جاتا ہے. آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. کمیٹی میں آپ ایکشن لے سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی کمیٹیز تھیں جس میں ہم ممبرز بھی تھے اور چیئر پرسنز بھی تھے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس فیصلے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو میں ضرور اس کو ریز کروں گا کہ اس کو ہمیں دوبارہ سے دیکھنا چاہیے، کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط ہے. میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے، دکھا رہے ہیں. وہ تو حکومت تو بہت خوش ہے کہ کمیٹیز میں ہم نہیں ہیں، تو شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم کمیٹیز میں جا کے اپنا بھرپور جو ہے کردار ادا کریں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائیکاٹ کی پالیسی جو ہے، میری نظر میں ایک وقت آتا ہے آپ کو کرنی پڑتی ہے، لیکن ہر چیز پہ بائیکاٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب مثلا ہمارا جوڈیشل کمیشن ہے، اس پہ اس میں حصہ اپنا ڈالنا چاہیے ہمیں ہر وقت، چاہے آپ کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کم از کم اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح میڈیا چینلز ہیں، سپوزنگ آپ میرے خلاف بات کر رہے ہیں میڈیا پہ اپنے شو میں، تو میرا یہ نہیں فرض بنتا کہ میں اس کو کہوں کہ میں بائیکاٹ کر دوں کہ آپ میرے خلاف بول رہے ہیں، بلکہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں ایک سیاسی لیڈر ہوں، کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے پروگرام پہ جا کے موقف پیش کروں اپنا. آپ کا کام ہے لوگوں تک سچ پہنچانا، اور لوگوں کا کام ہے جج کرنا کہ سچ ہے کہ نہیں. تو میں کسی قسم کے بائیکاٹ پہ بالکل یقین نہیں کرتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میرے اوپر تنقید کریں گے اور مجھے اپرچونٹی دیں گے، مجھے موقع دیں گے کہ میں اس کا جواب دوں، تو یہ ایک اچھا ایک روایت ہے. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا صاحب، اب اس حوالے سے تو یہ آپ کا بڑا واضح موقف ہے، لیکن ساتھ ہی جو حکومت کو آپ کو دوسری ایک پیشکش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، وہ ہے مذاکرات کا حصہ بننے کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا حصہ بھی بنا جائے اور مذاکرات شروع کرنے چاہیے حکومت کے ساتھ؟ جی دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، میرا آپ آج سے 5 سال پہلے کا بیان بھی اٹھا لیں، ابھی بھی اٹھا لیں، میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر یا جمہوریت کے اوپر یقین رکھنا ہے تو الٹیمیٹلی فیصلے جو ہیں وہ بات چیت سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ 100% جیتیں، آپ مذاکرات کے ذریعے 40% بھی جیت سکتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ مذاکرات میں آپ 70% بھی جیت سکتے ہیں، ٹل آپ اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں. تو مذاکرات شروع ہوں گے تو آپ کا ہوگا. لیکن میں نے یہ بھی بار بار کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ماحول بنانا ذمہ داری ہے حکومت کی. اب حکومت اگر آپ کا ماحول ہی نہیں بناتی، اگر حکومت کہتی ہے کہ میں آپ کو مار کے اور تشدد کر کے اور ڈرا کے مذاکرات کرنے ہیں، تو وہ مذاکرات پھر مذاکرات نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میری نظر میں حکومت کو 2-3 اقدامات ضرور اٹھانے چاہیے. ایک، جو خان صاحب کو ایکسیس ہے، یعنی مطلب ملاقاتیں ہیں، وہ شروع ہونی چاہیے. دوسرا، جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جن کو سیاسی طور پہ قید کیا ہوا ہے، ان کو رہا کرنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد ٹیررزم پہ بات کریں، دہشت گردی پہ آ کے مذاکرات کریں، ایجنڈے پہ آپ اکنامکس کو لے کے آئیں، اکنامک ایجنڈے کی بات کریں، الیکشن ریفارم کی بات کریں، اور ہم آگے چلیں. لیکن اگر آپ یہ ماحول بنائیں گے تو اس میں نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مذاکرات کا جو
یہ میری تو بات ڈائریکٹ نہیں ہوئی خان صاحب سے، لیکن جو اطلاع ملی وہ یہی ہے کہ جو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے وہ چکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دیا ہے. تو جب تک وہ اس کے اوپر آگے رد عمل نہیں کرتے، میرا خیال ہے کہ ہم ایز پی ٹی آئی ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا، میں ذاتی اپنی رائے رکھتا ہوں کہ مذاکرات سے حل ہو سکتی ہیں. لیکن علی ظفر صاحب ایک چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا حکومت بنانے کے حوالے سے، ابھی اگر ہم دیکھیں تو بعض نکات پر پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی سامنے آتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے، کسی مرحلے پر جا کر بات چیت ہو سکتی ہے؟ جی میرے بات یہ کہنا کہ کسی سے بات نہیں ہو سکتی، یہ میرے تو اندر یہ اسپرٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کسی وقت بھی کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کسی کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں. تو اس لیے یہ اوپن ہاؤس ہے اور اس پہ کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس کر کے. پیپلز پارٹی کی ایک امیج تو تھا دماغ میں، پبلک کی دماغ میں، اور وہ یہ تھا کہ وہ ایک جمہوری پسند جماعت ہے. انہوں نے کافی اسٹرگل کیا ہے اور کبھی بھی انہوں نے جمہوریت کے خلاف کوئی بات نہیں کی. لیکن اب وہ چونکہ مل گئے ہوئے ہیں، الائنس ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے شک کہتے رہے کہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے، جتنا بھی وہ کہتے رہیں، آپ ان کا رزلٹ جو ہے پبلک امیج میں جو ہے ان کا خراب ہو چکا ہے. اچھا نہیں، لیکن علی ظفر صاحب پیپلز کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں ہاتھ ملانے کی بات ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور کس وجہ سے. اگر سپوزنگ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سپوزنگ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑے ہیں حکومت اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے موقف پہ، اور ہم اپوزیشن جوائن کر رہے ہیں سنسیریٹی کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں اور خان صاحب باہر نکلیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھ جائیں. تو یہ فکشنل ہے، یعنی ایک شاید خوابی خیال ہے، لیکن تھیوری میں تو ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، علی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اور پیپلز پارٹی اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہم نے بات کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ نے سنا جو علی ظفر صاحب کے ساتھ ہم نے بات کی. اب ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بات کریں گے، خاص طور پر جو پارلیمنٹ کے اندر اب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے بعد اب جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے وہ بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. رکن قومی اسمبلی سمر ہارون بلور صاحبہ، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. سمر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ملاقاتوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگ گزشتہ تقریباً 2-2.5 ماہ سے مطالبہ کرتے آ رہے تھے کہ ملاقات کروائی جائے، خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، کیا 8 فروری کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ حکومت کو کوئی خوف تھا یا حکومت سمجھ رہی تھی کہ اگر ملاقات ہوگی تو کال کے حوالے سے خان صاحب ہدایات دیں گے کہ 8 فروری گزری اور آج ملاقات بھی ہو گئی ہے؟ یہ تو آئی تھنک اگر آپ اس طرح کی کنسپیریسی تھیوریز بنیں تو پھر آپ کہیں گے کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی سٹنگ جو سیٹ اپ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کیونکہ خان صاحب نے ان کے کان ہی کھینچنے تھے. ان کی جس طریقے کی کال تھی، جو ان کا 8 فروری کا دن تھا، میں تو 8 فروری پشاور میں گزارا. ہمارے پاکستان مسلم لیگ کا وہاں پہ جلسہ بھی تھا، ہم نے اپنا جلسہ اٹینڈ کیا، دکانوں سے ہم نے حلوہ پوڑی وغیرہ خریدی. اٹ واز بزنس ایز آلویز. مطلب کے پی کے اندر بھی ریسپانس نہیں تھا پی ٹی آئی کو؟ نہیں، میں تو پشاور شہر میں آپ کو بتا رہی ہوں، دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں 12 بجے آنورڈز، جیسے اتوار کو کھلی ہوتی ہیں جو بڑی دکانیں لائک سینیٹری کی یا اس کی جو اتوار کو معمول میں بند ہوتی ہے وہ بند تھی. ہمارا جلسہ تھا، ہم نے پی ایم ایل این، جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی اور سکت ہی نہیں رکھتا پختونخوا میں، ان کے مطابق ہمارے جلسے کی ڈرون کی فوٹیجز بنی ہے. ان کی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی کوئی فوٹیج نہیں بنی، بس ایک سیلفی لے کے اپنے آپ کی اور اپنے لیفٹ رائٹ 2 لوگوں کی لے کے انہوں نے فارغ کر دیا. اچھا، یہ میں سوال آپ سے اس لیے بھی کر رہا تھا کہ ہمارے شو میں اختیار ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ 8 فروری گزر جائے تو ملاقات ہو جائے گی. دیکھیے جی، اٹس ناٹ لائک دیٹ. ملاقات کے اپنے ایشوز اور اپنے ایس او پیز ہیں. خان صاحب بے شک ایک پارٹی کے سربراہ
थे, अब तो बैरिस्टर गौहर उनकी जगह पे हैं, लेकिन खान साहब ऑल्सो एक कन्विक्टेड और बाकी केसेस में मतलूब एक प्रिजनर हैं। उनको भी सर्टन SOPs, एक अडियाला जेल के बाहर एक मजमा लग जाता था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इश्तियाल अंगेज तरीन खबरें होती थी, फिर वो इंडियन मीडिया के साथ बातें होती थी, बड़ा एक वो मैस समझ जाता था। और एक्स, आप हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, एक्स का जो लोकेशन फैक्टर ऑन हुआ तो पता लगा बहुत सारे इंक्लूडिंग इमरान खान साहब का अपना अकाउंट पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रहा है। तो ये बात तो PTI के बेशतर रहनुमाओं ने भी की है कि ये अकाउंट्स हमारे हाथ में और हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। सो एक जो एक प्रॉब्लम मचती थी यहाँ की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो संजीदा लीडरशिप है उनके लिए, आई थिंक आज अच्छी बात होगी कि सलमान सफदर राजा साहब मिलेंगे, वो उनकी मुलाकात हो गई है, उनकी मुलाकात हो गई है। इससे पिछले हफ्ते बुशरा बीबी की फैमिली भी मिली थी और अलीमा खान और मिशाल यूसुफजई साहिबा ने भी इस बात की तायीद की है कि जब खान साहब की ऑपरेशन का वो इशू था, उनकी फैमिली से कंसल्टेशन की गई थी या उनको बताया गया था। देखिए जी, जब एक इंसान की फैमिली ट्री में जैसे होता है, उनकी वाइफ या उनके बच्चों से बताया गया होगा, सिस्टर्स के साथ कोई राब्ता नहीं करता अनलेस ये बाकी फैमिली ट्री से मिसिंग हो। हाँ, लेकिन सेनेटर साहब, ये जो खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात थे, बार बार वो कह रहे थे कि मुलाकात करवाई जाए, आज मुलाकात हो गई। अब जैसे मैंने कहा कि ये हम नहीं कह रहे, इख्तियार वली खान साहब खुद कह रहे थे कि 8 फरवरी गुजर जाए तो मुलाकात हो जाएगी, और आज मुलाकात हो भी गई। अब PTI का कल आपने भी बयान यकीनन सुना होगा, अब वो कह रहे हैं कि कंटेनर तैयार है, हम इस्लामाबाद की तरफ भी आ सकते हैं। तो आप समझते हैं कि PTI फिर से माजी की गलतियाँ दोहराने जा रही है? मेरे ख्याल में उनकी वो प्रेशर की स्ट्रेटजी होती है। 26 अमेंडमेंट में भी आपने देखा था कि वो पीछे पीछे थे, मौलाना फजल रहमान को आगे किया, फिर वोट नहीं दिया। तो वो एक्चुअली जो है वो समझते हैं कि हमारी नैरेटिव डैमेज हो जाएगी अगर हम गवर्नमेंट से बातें करेंगे। इस वजह से अपना जो है वो सेनेट के अपोजिशन लीडर और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब को कहा हुआ है कि बातें ये करेंगे लेकिन एहतजाज हम करेंगे। ये ट्विन स्ट्रेटजी है इनकी, 2 प्रांग्ड, मतलब कि वो प्रेशर देना चाहते हैं और एक्चुअली खुद जो है वो अगर वो इंगेज करेंगे टास्क, तो गवर्नमेंट भी ये कहती है कि हम टास्क तो करें, वो गवर्नमेंट तो रेडी है, लेकिन वो PTI उसको किसी भी वक्त डिसऑन कर सकती है ना। तो PTI तो डायरेक्ट टास्क नहीं कर रही। तो यही इशू है कि भाई पार्लियामेंट एक बड़ा फोरम है जहाँ स्पीकर ने पहले कमेटी भी बनाई, इनको कहा गया कि आप अपनी डिमांड्स जो है राइटिंग में दे दें। तो टेबल पर बैठ जाते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं, फिर जो होने वाली होंगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और उस पर टास्क कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में वो भी नाकाम हो गया तजर्बा। अभी ये नया तजर्बा है, अपोजिशन लीडर को गवर्नमेंट ने जो है वो स्पीकर ने अपॉइंट कर दिया है और सेनेट में भी अपॉइंट हो गया है। तो अभी तो टास्क इनको शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन ये पीछे से जो प्रेशर है कि हम हड़ताल करेंगे, हमारा टैंकर तैयार है, इसमें तो गवर्नमेंट जो है वो टास्क नहीं करेगी ना। कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि टास्क करो, ठीक है, आप आ जाएं सब पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में, दूसरी तरफ आप इंतजार की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने 26 नवंबर को देखा कि उन्होंने वायलेंस किया, उससे पहले 9 मई का वायलेंस हुआ। तो मेरे ख्याल में ये PTI को अपना जो है वो तरीक़ेकार तब्दील करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सेनेटर साहब, ये जो 8 फरवरी है, 8 फरवरी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ PTI को नहीं है, मुस्लिम लीग नून को भी हैं, आपको भी हैं, मौलाना साहब को भी हैं। तो ये जो एक तासुर तो ये था, जैसे कल जाहिद खान साहब कह रहे थे कि अवाम की जो लाताल्लुकी है सियासत के हवाले से, ये बड़ी परेशान कुन बात है। आप समझते हैं कि वाकई लाताल्लुकी है अवाम की, या फिर PTI को सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, ये तो देखें, तहरीकें ऐसे नहीं चलती हैं, उसमें इकनॉमिक इश्यूज होते हैं, बिल्डअप करना पड़ता है, ऐसे डेमोक्रेसी का इशू होता है, नो डाउट। और कोई मार्शल लॉ नहीं है, सिविलियन गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट मौजूद है। जनरल ज़िया के खिलाफ तहरीक चली थी तो पार्लियामेंट नहीं थी, और कोई इदारा नहीं था, सिर्फ मिलिट्री का रूल था, तो उसके खिलाफ MRD की तहरीक चली थी। यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट है, आप पार्लियामेंट में खुद बैठे हैं जी, आप वहाँ टास्क कर सकते हैं, आप एंगेज हो। और कौन सी इलेक्शन बताओ जिस पर जो है वो नहीं है? हमसे क्या हुआ 90 में, हमसे क्या हुआ 97 में, क्या हुआ 2002 में, क्या हुआ? और 18th अमेंडमेंट के बाद जो भी इलेक्शंस हुई हैं उस पर क्या क्वेश्चंस नहीं आए? 2018 में जो है हम जाते थे RO के पास के रिकाउंटिंग करो, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि कोई रिकाउंटिंग नहीं होगी। तो क्या हुआ था इनके 2018 में? तो ये तो हर इलेक्शन पर जो है क्वेश्चन हुए हैं। तो आओ बैठें, इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करें ना। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आपको तो वे फॉरवर्ड देखना पड़ेगा ना। या आप कहेंगे कि इस पर बजिद रहेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है वो जाली, आपकी जाली नहीं थी 2018 वाली,
तो कहाँ से शुरू करेंगे हम? कहीं से तो आप स्टार्ट लेंगे ना। पॉलिटिकल सिस्टम यही होता था ना। 97 में हमारे सिर्फ 16 MNAs थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ठीक है। तो हम तो बैठ गए थे पार्लियामेंट में। हाँ, लेकिन अच्छा, उसके बाद हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया 2006 में, PMLN के साथ, जो सबसे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो उसके तहत जो है 18th अमेंडमेंट आई, उसके बाद उसको नाकाम करने के लिए इलेक्शन में जो थे उसको नाकाम करने के लिए थे ना। हाँ, ठीक है। लेकिन समर साहब, अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो PTI ने एक नैरेटिव बनाया था ऑपरेशन के हवाले से, फिर वफाकी हुकूमत ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। आज भी अहम इजलास हुआ है वहाँ पर, और सोहेल आफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि अब हम सूबे के साथ मज़ीद तजर्बा होने नहीं देंगे। तो आप समझती हैं कि अभी भी वो जो एपेक्स कमेटी हुई उसके बाद भी PTI के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई? देखिए जी, अगर सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बमा अपने सारी जो पार्टी के कोलीग्स हैं फिर वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, क्योंकि तजर्बा तो ये लोग हमारे सूबे के साथ कर रहे हैं ना। इन्होंने उससे एक टेस्टिंग लेबॉरेटरी बनाई हुई है, कभी एक किस्म का हमारे ऊपर इंसान मुसल्लत किया जाता है, कभी दूसरे किस्म का मुसल्लत किया जाता है। और जो 8 फरवरी को आवाम की एक लाताल्लुकी थी बशमूल खैबर पख्तूनख्वा में, इट्स बिकॉज के लोगों ने इनका ये नैरेटिव नहीं माना। अच्छा। जहाँ पे पंजाब में ये कहते हैं कि सारी सीटें हमने जीती और हमसे चुराई गई हैं, वहाँ पे आवाम बसंत मनाने में बिजी थी, वहाँ पे लोग अपनी इंजॉयमेंट में बिजी थे। इनके नैरेटिव को किसी ने कान नहीं धरा। देखें, सोहेल अफरीदी साहब की आज भी मुलाकात हुई है वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब के साथ, कोर कमांडर साहब के साथ खुशाइंद बातें हैं उनका मिलना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अभी भी मैं कहती हूँ जो हमारा नैरेटिव है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, ये उसको मडी करते हैं, ये उसमें इफ्स एंड बट्स पैदा करते हैं। ये अफ़गानिस्तान के में जो लोग मुसल्लत हुए हुए हैं उनके लिए एक कैवीट पैदा करते हैं। क्यों करते हैं ये मुझे नहीं पता। मे बी ये इस रास्ते पे इतने आगे तक निकल गए हैं कि इनको अपनी सियासी शिकस्त नज़र आ रही है। दूसरी बात ये कि अव्वल दर्जे के डरपोक लोग हैं। अगर ऑपरेशन हो उसका एक कॉस्ट आएगा, उसका एक ब्लो बैक आएगा, जैसे पास्ट में आया है। हम लोगों ने उसकी जाने गंवा के हमने वो कॉस्ट पे की है। तो ये तो डरते हैं, ये ना ओन कर सकते हैं अब जो हालात हैं, ना उनको फेस कर सकते हैं, ना टैकल कर सकते हैं। तो ये बंद कमरों के अंदर तो बैठ के सब चीज़ों को ओके कर देते हैं, बाहर आके फिर 1-2 लोगों को छोड़ देते हैं कि जी वो इस चीज़ की नफ़ी कर दें। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेटर साहब, ये जो एक मौक़िफ़ है PTI का कि बंद कमरों के किए गए फैसले हम नहीं मानेंगे या सूबों को एतमाद में लिया जाए, 18वीं तरमीम के बाद या सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से पीपल्स पार्टी का भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। आप समझते हैं कि CM साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि सूबे ऑन बोर्ड होने चाहिए? नहीं, सूबे तो ऑन बोर्ड होते हैं, लेकिन लॉ एंड आर्डर जो है वो सब्जेक्ट है, पुलिसिंग जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है ना। लेकिन जो है वो सिविल आर्मड फोर्सेस या 245 लगा होता है तो उसमें आर्मड फोर्सेस आ जाती हैं, तो उसके साथ आप कोऑर्डिनेट तो करेंगे ना, उनके साथ मिलकर काम तो करेंगे ना। जब 245 लगा होता है तो उसमें ऑपरेशनल जो जिम्मेवारी होती है वो आर्मड फोर्सेस की होती है, उसमें आप जो है वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप जो है वो कहेंगे कि लॉ एंड आर्डर 245 भी लगा हुआ है और हम कोऑर्डिनेशन भी नहीं करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को। ये सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में ये इश्यूज होते हैं कि क्योंकि अभी तो ज़्यादा हो गए हैं, ब्लो बैक हुआ है, फॉरेन इंटरफेरेंस है, टेररिज्म जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन तो सूबों को बिल्कुल सूबों से होनी चाहिए जहाँ भी इशू है, क्योंकि वो SOPs ये हैं और लॉ भी यही है कि अगर 245 तो KP में खैबर पख्तूनख्वा में लगा हुआ है ना, तो वहाँ अगर आर्मड फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं अगेंस्ट द टेररिज्म, वहाँ अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करेगी तो उसको कैसे जो है वो टैकल किया जाएगा। लेकिन सेनेटर साहब, ये इससे हटके अगर हम आप ही की बात करें, चले PTI के तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के भी तो हुकूमत के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना। वो NFC हो, 18वीं तरमीम हो, अभी बीच में सूबों की बात हुई, तो हमारे तो वो हैं, तो हमारा तो कॉलिशन इस पर तो नहीं है कि हम 18वीं तरमीम पर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे या NFC पर। ये तो आइन के मुसलमान उसूल है ना। 18th अमेंडमेंट क्या है कि सूबों को जो है वो ऑटोनॉमी दे दो, और फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो NFC क्या है, NFC में अभी भी सूबों को क्या मिलता है 6.6 ट्रिलियन, फेडरल गवर्नमेंट का सिर्फ सिविलियन एक्सपेंडिचर 7 ट्रिलियन है, चारों सूबों को 6.6 ट्रिलियन मिला, बाकी तो उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं। तो अभी आप जो है वो उसको कैसे करेंगे? हम तो पाकिस्तान की फेडरेशन के ज़ामिन है ना, हमने फेडरेशन बनाई है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये फेडरेशन बनाई है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, फिर हमने 18th अमेंडमेंट किया है।
तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को तो जो है वो हम कहेंगे ना भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो आवाम के मफाद में होता है, ये फेडरल ब्यूरोक्रेसी के लिए थोड़े होता है कि उसका 7 ट्रिलियन खर्चा हो और वो कम नहीं करें और सुबह से कहें कि और पैसे दे दो, हमारा खर्चा नहीं, लेकिन वो तो ज़्यादा हो रहा है। तरमीम तो होने जा रही है ना, हुकूमत तो कह रही है कि 28वीं तरमीम होगी, देखिए, NFC भी होगा। एक जो हुकूमत का एक वजीर जो है वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में बयान नहीं देता, दूसरों के बारे में देता है, हमेशा कोई ना कोई जो है ऐसी बात छोड़ देता है जो अपने डिपार्टमेंट में नहीं चलती तो दूसरा बयान देता है, ठीक है ना, आप वो समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अपना कोई एयरपोर्ट नहीं संभाल रहा, वो कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट लाओ, अपने सूबे में लोकल गवर्नमेंट नहीं है, हमारे सूबे में चल रहा है लोकल गवर्नमेंट, बयान देता है लोकल गवर्नमेंट लाओ। भाई तुम्हारा अपने सूबे में तो करो ना पहले, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम उसको बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। 140A में क्या है, 140A इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट में कि प्रोविंसेस shall establish local government system and shall devolve administrative, financial and political authority to the elected representatives of the local government। ये बड़ा प्रोविजन है। उसके तहत इन्होंने क्या किया था, जो सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हुई कि उन्होंने इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिए, सेंट्रलाइज कर दिए। अब दल बदीन की जो है वो यूनियन काउंसिल की भी जो है इलेक्शन कमीशन कहाँ करा सकता है, प्रोविंसेस को होते थे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल इलेक्शन जो सूबे कराते थे, ठीक है ना। आपने इतना सेंट्रलाइज कर दिया, उधर तो करते हैं पावर डिवॉल्व करते हैं, फिर इलेक्शन को सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन समर साहबा, एक जो कल का एक फैसला सामने आ रहा है नेट मीटरिंग के हवाले से जो नेपरा ने किया है, बीच में तो हुकूमत ये भी दावा कर रही थी कि मईशत के हवाले से जो हालात हैं बेहतर हो रहे हैं, आवाम को रिलीफ भी दिया जाएगा, लेकिन इस से आप नहीं समझती कि आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा? वो जो सोलर की तरफ शिफ्ट हुए थे, अब दोबारा से वो सिस्टम देखिए, इसमें ये बात है कि ये गरीब आवाम के ऊपर जो बोझ जा रहा था उससे हटा के ये बोझ थोड़ा सा जो एलीट क्लास का रिलीफ है उसको लिया गया है। ये जो सबसे गरीब कंज्यूमर था, जो सोलर को भी नहीं अफोर्ड कर सकता था, और ये जो नेट मीटरिंग के जो पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, क्योंकि ये जो वापस बेच रहे थे अपने जो पॉइंट्स या क्यूमुलेटेड, तो वो तो उसकी कॉस्ट आम आवाम के ऊपर आ रही थी। तो ये डिफ़िकल्ट डिसीजन था, लेकिन इसमें मेजॉरिटी लोगों को फ़ायदा होगा। और कुछ जो वो है, हमने कोशिश की है, ये नहीं किया कि इसको रद्द कर दिया है या बिल्कुल कि उनका वो एक फेयर सिस्टम बनाया है, बाकी दुनिया में जिस तरीके से ये होता है उसके साथ एट पार किया है। क्योंकि जो इनिशियल जो ये था, इसमें बहुत ज़्यादा जो कंज्यूमर था उसकी तरफ बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट हुआ था। एंड अगेन मैं आपको बताऊं कि ये इसमें क्लास बेस्ड इशू भी था। जो गरीब तरीन अवाम है उसको अब इसमें ज़्यादा रिलीफ मिलेगी आने वाले दिनों में। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? नहीं, ये जो है वो सोलर जो एनर्जी है वो अल्टरनेट एनर्जी है, वो जो है वो एक सस्ता भी है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो आप मतलब कि आपके पास वाफर मकदार में बिजली मौजूद है और वो ज़बरदस्ती आप बेचना चाहते हैं, ठीक है ना। और RPPs को जो है वो 1100 अरब की आप सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नेट मीटरिंग को डिसकंटिन्यू करना जो है वो आवाम के साथ बड़ी ज़्यादती है। और ये सिस्टम जो है वो अचानक ही जो है वो ना डिसकंटिन्यू करना, बजट आया नहीं है, या तो ये फैसले जो है वो उस वक्त होते हैं ना कि बजट के दौरान होते हैं ना। ये तो हमने बजट में ये जो है वो उठाया था, हमने नुक्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि भाई इसको, उस पर भी वो उन्होंने जो ज़्यादा टैक्स डाल रहे थे, हमने उसको जाकर 10% करवाया था। तो ये जो अमल है जो है फेडरल गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल आवाम दोस्त नहीं है। तो हमने जो है वो इसको टेकअप करेंगे और हम कहेंगे कि भाई ये अल्टरनेट एनर्जी है और ये जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी है, आप उसको डिसकंटिन्यू करें। फ्यूल वाली एनर्जी जो है एक तो पैदा कर रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं, दूसरा IPPs को 1100 अरब, जो इवन मेरे प्रोविंस की जो है वो ADP नहीं है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है 1100 अरब का, वो आप इतनी सब्सिडी दे रहे हैं उनको और ऊपर से कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, मैं अपने भाई की बात यहाँ पे रोक दूँ। ये जो हमारा जो पुराना सिस्टम था, ये नेट मीटरिंग का जो रिवैम्प हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ, उसमें तकरीबन 200 अरब रुपए का बोझ 200 यूनिट महाना से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाली फैमिलीज पे गिर रहा था। तो देखिए, उससे ये बर्डन हटाया गया। तो ये जो एक उन फैमिलीज के लिए आप देखेंगे इट विल बी अ रिलीफ। जी, एक आखिरी सवाल होगा सेनेटर साहब आपसे कि PTI कौमी असम्बली के अंदर गुज़िश्ता कई रोज़ से ये तनकीद कर रही है, शिकायतें कर रही है कि उनकी तकारीर जो हैं वो सेंसर की जा रही हैं, नहीं दिखाई जा रही। आज हमने सेनेट के अंदर देखा कि आप लोगों ने भी एहतजाज किया, तो ये आपका गिला फिर किससे? आप तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हम और हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत शामिल तो नहीं है ना, हम तो गवर्नमेंट तो बननी है ना फेडरल गवर्नमेंट ने। हमने तो पहले PTI को भी कहा था आप गवर्नमेंट बनाएं, उन्होंने नहीं बनाई।
जो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, अगर नहीं बना सकेगी तो हम तो ये नेशनल इंटरेस्ट में इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। अली जफर साहब कह रहे हैं कि हाथ मिलाया जा सकता है अब देखो, आपसे। हाँ देखो, वो तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी पार्लियामेंट में होती हैं तो उनसे हाथ मिलाया जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो है वो हमारे कुछ मिनिमम प्रोग्राम्स होते हैं, उस पर जो है कोalition चलता है ना। ऐसे थोड़ी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करे या आवाम पर बोझ डाले तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ये तो हमारे कोalition जो है वो एग्रीमेंट में थोड़ी है। हम कैसे आवाम के खिलाफ काम करने देते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या 18वीं तरमीम के खिलाफ कैसे हम काम करने देंगे? ये तो कोalition का जो है वो एग्रीमेंट ये थोड़ी है। ये है कि आप गवर्नमेंट चलाएं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलाएं, अकॉर्डिंग टू लॉ चलाएं, हम आपके साथ हैं, इकोनॉमिक डेवलप करें कंट्री की, यही कोalition है। हाँ समर साहब, एक आखिरी सवाल होगा यही वाला कि पीटीआई तो एहतजाज कर रही है, लेकिन आपकी अब इत्तेहादी जमात भी एहतजाज कर रही है कि उनकी तकारीर सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर जो है वो सेंसर की जा रही हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर सेंसरशिप का सिलसिला आप समझती हैं कि दुरुस्त है? देखिए, मेरे सामने तो ऐसी कोई सेंसरशिप की बात नहीं आई। आई थिंक एक वो कोई ग्लिच था सिस्टम में जो यूट्यूब चैनल में, आई थिंक वो अब सॉर्ट आउट भी हो गया, और उसमें ये नहीं हुआ कि सिर्फ पीपल्स पार्टी की या पीटीआई की तकरीरें, उसमें जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोले थे उनकी भी बीच में तकरीरें चली गई थी, लेकिन रिपोर्टर्स गैलरी में सारे रिपोर्टर्स बैठे होते हैं, दे आर रिपोर्टिंग, दे आर सीइंग, किसी पे कोई कदगन नहीं होती। और जो सेनेटर साहब ने कहा ये बात दुरुस्त है, थोड़ा बहुत इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है, इनकी जो भी बातें हैं वो हम सर आंखों पे लेके। तो आप समझती हैं मीडिया आज़ाद है आज के अभी? ये तो आप बताएंगे ना हमें कि आप ये समझते हैं या नहीं। चले, अब मैं क्या कह सकता हूँ गुमरो साहब, आप बताएं कि मीडिया, आप समझते हैं कि मीडिया आज़ाद है? मीडिया के कदगन है, उसमें हम तो कहते हैं कि फ्री मीडिया हो, वो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। हाँ। जो मीडिया जो आवाज़ उठाती है हम उसके साथ होते हैं, और कुछ इश्यूज़ जो मीडिया के हैं पेका के हवाले से या दूसरे हवाले से, वो भी हमने डिस्कस किए थे। और पेका में जो पहले ये सज़ाएं जितनी लेकर आए थे, हमने उसको तो बिल्कुल कम कराया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और अब भी हम समझते हैं कि मीडिया को जो एतराज़ात हैं उनको सुना जा सकता है, उनसे टास्क की जा सकती हैं, और मीडिया को आज़ादी देना बहुत जमहूरियत के लिए लाजमी है। ज़रूरी। चलें, बहुत शुक्रिया हसैन साहब आपका, समर साहब आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर जो 28वीं तरमीम के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब के बयानात थे, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में, जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी इत्तेहादी जमातें हैं या इवन अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको भी एतमाद में लिया जाएगा, तो ये सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर कब आगे बढ़ता है ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।